हेलो स्टूडेंट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। मैं आप लोगों के साथ कमलेश कुमार, जो क्लास 12 यानी कक्षा 12वीं के बायोलॉजी चैप्टर 3 है, जो मेरे पढ़ाने के अनुसार यूनिट 1 का सेकेंड पार्ट है, मैं आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये टॉपिक है मानव जनन, यानी मानव में जनन की प्रक्रिया किस तरह होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी हमें मालूम है कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या बताया आप लोगों को। मैंने फिर इस बात को मैं दोहरा दे रहा हूँ कि आप लोग इधर उधर भाग दौड़ ना करें, आप अपने सिलेबस पर ध्यान दें। आप लोगों को दिसंबर तक सारे वीडियो अपलोड करा दिए जाएंगे, आप चिंतित ना रहिए। किसी प्रकार की परेशानी हो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यूपीएमएसपी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो आईएमपी है, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है वह इम्पोर्टेंट ही पढ़ना है। आप इसे पढ़िए शुरू से अंत तक, एक भी हेडिंग यानी टॉपिक ना छोड़िए, और साथ ही साथ लेखन का भी कार्य कीजिए। एक नोटबुक बनाइए बायोलॉजी का, उसमें यूनिट 1 में पहला टॉपिक मैं पढ़ा दिया हूँ, दूसरा टॉपिक है, यानी ये 3 भाग में मैं बांट रखा हूँ। ये मैं नहीं बांटा हूँ, पहले का बटा हुआ है, यूपीएमएसपी द्वारा बांटा गया है, लेकिन मैं उसमें दायित्व निभा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यही चाहूँगा कि आप जहाँ हैं वहीं बैठ जाए, जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुने और नोट करें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी वार्तालाप है, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बताऊँगा, लेकिन इस नोट में लिखा नहीं हूँ। कुछ ऐसी भी इसमें शब्द हैं जिनको लिखा हूँ, लेकिन उसका अर्थ कुछ अलग है, उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो कुछ एनसीईआरटी भी शब्द हैं इसमें, सबको मेल जोल से मैं इस लेसन को तैयार किया हूँ। बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए, आप लोग ज़रूर इसे देखें, क्योंकि आपके हित के लिए ही मैं इस वीडियो को तैयार कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर बनाना, खोज कर कहीं से लाना, उसके बाद से स्ट्रक्चर बना करके वीडियो बनाना, फिर आप लोगों के पास पहुँचाना, बहुत मेहनत का कार्य लग रहा है। एक वीडियो बनाने में कम से कम हमारा एक दिन पूरा का पूरा मतलब दिन चला जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं बच्चे नहीं हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे आप शांतिपूर्वक पढ़िए, कहीं भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मुफ्त वीडियो है। ये आप लोगों के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके दोस्तों के भलाई के लिए सुझाव दीजिए। अब जो बच्चे, जो दोस्त आपके नहीं पढ़े हैं, उनको, उनके पास आप लोग मेरे वीडियो को भेजिए, और मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। वीडियो थोड़ा फास्ट होगा और इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, कोई हार्ड नहीं है। बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि समझने के लिए कोई इतनी कठोर शब्द की आवश्यकता नहीं है। आपके मैं लैंग्वेज में पढ़ा ही रहा हूँ, एकदम सरल भाषा पढ़ाऊँगा। बायोलॉजी किसे कहते हैं बस समझ लीजिए, सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्लियर हुआ? विज्ञान में बायोलॉजी है, यानी जहाँ पे हम रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, पेड़ पौधे देख लिए, यानी जो मतलब कि जो आपके पास नज़र आ रहा है, पेड़ पौधे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। उसके बाद से ह्यूमन बॉडी, यानी मनुष्य के अंग के बारे में जानते हैं। इसमें स्त्री और पुरुष क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। स्त्री पुरुष में एक लिंगीय होते हैं कि द्विलिंगीय होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो मैं पहले से बता आ रहा हूँ कि द्विलिंगीय क्या होता है, जिसमें फल फूल, जिसमें जिस पौधे में फल और फूल लग जाते हैं वो क्या होते हैं, द्विलिंगीय होते हैं। यानी एक ही पौधा है, जैसे गुलाब का फूल है, एक गुलाब का पौधा है, उसमें पहले क्या बोलता है, फूल खिलेगा, फिर उसमें क्या निकलेगा, बीज निकलेंगे, तो द्विलिंगीय हो गया। एक लिंगीय किसे बोलते हैं, जिसमें फल फूल नहीं फलता है। क्लियर? सेम उसी प्रकार, जिस प्रकार से पेड़ पौधे हैं हमारे देख रहे हैं, सेम उसी प्रकार मनुष्य है, लेकिन उसमें कुछ अंग अलग है, हमारे में कुछ अंग
अलग है। क्लियर? इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, आज का टॉपिक है मानव जनन। यानी मानव जनन क्या है, इसके बारे में थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ। मानव जनन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिससे नए जाति का निर्माण किया जाता है जनन क्रिया द्वारा, जिसे सेक्सुअल बोलते हैं। क्लियर? इसको पढ़ लेते हैं। मनुष्य एक लिंगीय प्राणी है। मनुष्य एक लिंगीय प्राणी है। अब मनुष्य में स्त्री और पुरुष दोनों आ जाएंगे। नर और मादा उसी को बोलते हैं। एक लिंगीय प्राणी है जिसमें नर जनन अंग अलग जीव में तथा मादा जनन अंग तंत्र अलग जीव में पाया जाता है। ठीक है? क्या कहता है? पाया जाता है। चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, क्या हो, अलग अलग है वो दोनों लोग, तो क्या है? एक लिंगीय है। क्लियर हुआ? आगे देख लेते हैं। नर जनन तंत्र नर यानी मेल में पाया जाता है। नर जनन तंत्र किसे पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। ना ही जनन तंत्र में नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। यानी यहाँ तक मैं बता दूं कि नर में क्या मिलता है? शुक्राणु उपस्थित होता है। यहाँ पे न लग गया है, इसको काट देंगे। ठीक है? न नहीं होगा। नर जनन तंत्र में मेल पाए जाते हैं, जो जनन तंत्र में नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत? आगे चले। उसी प्रकार मादा जनन तंत्र यानी फीमेल को कहा जाता है, जो स्त्री होती है, उसमें क्या पाया जाता है? तो शुक्राणु का निर्माण होता है। क्लियर? यानी नर में कौन सा, सॉरी, अंडाणु है ना, अंडाणु। नर में शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा में किसका? तो अंडाणु का निर्माण होता है। क्लियर हुआ? मादा में यानी फीमेल है, उसमें अंडाणु पाए जाते हैं और नर में क्या मिलते हैं? शुक्राणु मिलते हैं। क्लियर हुआ? किसी को डाउट, किसी को दिक्कत? मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलती बोल दिया था, मैं सोचा कि नर ही है तो थोड़ा सा डाउट हो गया। ठीक है? इसको क्लियर कर लेंगे। चलते हैं आगे। नर जनन तंत्र। अब मानव में जनन तंत्र की प्रक्रिया में मानव जनन तंत्र क्या होता है, चलते हैं इसमें पढ़ लेंगे। वे अंग जो मानव जनन में सहायक होते हैं, वे अंग जो मानव जनन में सहायक होते हैं यानी जनन क्रिया में सहायक करते हैं, मानव जनन तंत्र कहलाते हैं, जिन्हें निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। प्रथम जनन अंग क्या है? जो नर और मादा में है, दोनों में है। नर में क्या होता है? मुख्य जनन अंग होता है जिसमें वृषण यानी बीज पाए जाते हैं, जिसमें से शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। मादा देख लेते हैं। मुख्य जनन अंग होता है, इनके पास भी मुख्य जनन अंग होता है, नर और मादा दोनों के पास होते हैं, जिसमें क्या होता है? अंडाशय बनता है, जिसमें क्या होते हैं? अंडाणु बनने का कार्य करते हैं। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है द्वितीयक जनन अंग। अब द्वितीय जनन अंग क्या है? नर सहायक अंग क्या होता है, मादा सहायक अंग क्या होता है, पहले पढ़ते हैं नर सहायक अंग। इसमें वृषण कोष पाया जाता है, अधिवृषण पाया जाता है, शुक्रवाहिनियाँ पाई जाती है, शुक्राशय पाया जाता है, शिश्र पाया जाता है, प्रोटेस्ट ग्रंथियाँ पाई जाती है, काउपर ग्रंथियाँ पाई जाती है। इनके बारे में बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, दिया हुआ है, मैं केवल बता रहा हूँ कि ये चीज़ पाए जाते हैं। मादा सहायक अंग में क्या होता है? गर्भाशय, अंडवाहिनियाँ, योनि, भंग होते हैं, स्तन ग्रंथियाँ, ये पाते हैं। यानी ये चीज़ें, ये अंग उपस्थित होते हैं किनके अंदर? मादा के अंदर। मादा के अंदर गर्भाशय, अंडवाहिनियाँ, योनि, भंग और स्तन ग्रंथियाँ आदि पाए जाते हैं। किसी को दिक्कत बताइए? यदि किसी को दिक्कत हो तो बताए तुरंत। चले आगे। चलिए, अब नर जनन तंत्र क्या है देख लेते हैं। नर जनन तंत्र में परिभाषा के अनुसार नर में विभिन्न अंग जैसे वृषण, सहायक नलिकाएं, ग्रंथियों के समूह को जो नर युग्मक को बनाते हैं नर जनन तंत्र कहलाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नर जनन तंत्र यानी पुरुष में जो जनन तंत्र होता है उसका परिभाषा सुन लीजिए। नर में विभिन्न अंग जैसे वृषण, सहायक नलिकाएं व ग्रंथियों के समूह को
जो नर युग्मक बनाते हैं नर जनन कहलाते हैं। अब इनमें देखते हैं नर जनन के भाग कितने हैं। देख लीजिए नर जनन के भाग कितने हैं। क्लियर? किसी को डाउट? चलिए, पहला है मुख्य अंग। मुख्य अंग में क्या है? इसमें केवल वृषण पाए जाते हैं। क्या मिलते हैं? वृषण पाए जाते हैं। इसको भागों में बांट देंगे, 3 भागों में। क्लियर? सहायक अंग में क्या होता है? अधिवृषण मिलता है, शुक्रवाहक नलिकाएं मिलते हैं, और क्या मिलता है आगे देखते हैं, इसमें देख लेते हैं। और इसको 3 भागों में बांटा गया है। और रसकनल नलिका मिलती है, वृषण कोश मिलता है, यानी शुक्राणु भी मिलते हैं। क्लियर? अब इसमें देख लेते हैं हम सहायक ग्रंथि में। तो सहायक ग्रंथि को भी हमने भाग को बांट रखा है। ऐसे बनाएंगे चार्ट आप लोग। इसमें क्या मिलते हैं? प्रोटेस्ट ग्रंथि मिलती है, काउपर ग्रंथि मिलती है, बल्बोपुरी थ्रिल ग्रंथि मिलती है। इनके बारे में मैं संरचना के बारे में जितना है चित्र के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। देखिए कैसे, कहाँ पे, तो देखिए किसका जन्म तंत्र है भाई? तो नर जनन तंत्र है, यानी पुरुष का जन्म तंत्र है। क्या है देख लेंगे इसको। जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है वह सीसन होता है। जो बाहरी सबसे होता है वो सीसन होता है। उसके बाद से क्या आता है? इसमें एक नलिका पाई जाती है जो मूत्र नलिका के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? अब इसके नीचे क्या होता है? वृषण होता है, जिसको अधिवृषण के भी नाम से जानते हैं, और अधिवृषण कोश यहीं पे उपस्थित होता है। क्लियर? जो सीसन के माध्यम से यह वृषण घूम करके बाहर हो जाता है। क्लियर हुआ? जो नर के अंदर नए जाति के निर्माण के लिए अंड बनाता है। क्लियर हो रहा है? आगे चलते हैं इसी में और देख लेते हैं। इसके ऊपरी वाली भाग को क्या कहते हैं? शुक्रवाहक नालिका बोलते हैं। अंदर जो भरा होता है वो मूत्राशय होता है, यानी मूत्रथैली होती है। उसके बाहरी हिस्से को शुक्राशय बोलते हैं। तथा जो सीसन के अंदर से होकर जाने वाली नलिका होती है, जो मूत्र मार्ग होता है, उसके ऊपरी हिस्से को क्या बोलते हैं हम? यानी ये वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? रसखनल नलिका बोलते हैं। अभी मैं पढ़ाया हूँ, इसमें भाग करके मैं बताया हूँ। ठीक है, एक मिनट, भाग करके मैं बताया हूँ। उसके बाद से प्रोटिस्ट ग्रंथि मिल गई आपको, और उसके बाद से काउपर ग्रंथि मिल गई। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत बताएंगे कमेंट बॉक्स में, अवश्य ही कमेंट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह मादा में देख लेते हैं। मादा जनन तंत्र की, इसमें देखिए सेम वही प्रोसेस है। ये जो सीधी निकली हुई है ये मूत्र नलिका होती है। जो मूत्र नलिका के ऊपर एक सिरा होता है जो ट्यूब लगा होता है, यानी खुलने और बंद होने का ट्यूब लगा होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोटेस्ट ग्रंथि बोलते हैं। क्लियर हुआ? और एक थैली होती है, ये थैली है, जिसको मूत्राशय थैली बोलते हैं, यानी मूत्र की थैली। इसके बाहरी जो हिस्सा होता है, जो साइड से लगा होता है, ये देख लेंगे, इसे क्या बोलते हैं? शुक्राशय बोलते हैं। देख लीजिए दोनों तरफ है, शुक्राशय बोलते हैं इसको। अब शुक्रवाहिनियां नलिका ये होती हैं जो कहाँ से मिली होती है? अधिवृषण से मिली होती हैं। कहाँ से? अधिवृषण से मिलती है, जो वृषण कोश के माध्यम से ये निकलता है। इसे वृषण बोलते हैं, मतलब बीज बोल सकते हैं। क्लियर? किसी को दिक्कत? ये महिलाओं के अंदर उपस्थित होती है। ये नर क्या है? नर जनन तंत्र है, सॉरी, नर जनन तंत्र है, जनन तंत्र। क्लियर? किसी को दिक्कत? चलिए, यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। उस कमेंट को मैं ही पढ़ूंगा, दूसरा कोई तो पढ़ेगा नहीं। दूसरा कोई पढ़ेगा तो अवश्य ही बताएगा कि हाँ ये दिक्कत है, परेशानी है। तो किसी प्रकार की समस्या आ रही है आपके पास, उसको समाधान करने के लिए मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। कभी भी किसी भी वक्त आप मतलब SMS कर सकते हैं, मैं उससे देख करके तुरंत कमेंट बॉक्स में आपको सुझाव दे सकता हूँ। चलते हैं आगे, देखते हैं। अब क्या है?
प्राथमिक अंग या मुख्य अंग बोलेंगे। ये क्या होता है? वृषण। मैंने पढ़ाया ना, पीछे सबके बारे में बता चुका हूँ। अब इसको बारी बारी से हम टॉपिक द्वारा पढ़ेंगे। वृषण क्या होता है देखेंगे। पुरुषों में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर थैली नुमा यानी थैली के अनुसार संरचना में पाए जाते हैं, जिसे वृषण कोश कहते हैं। यह मनुष्य के अंदर उदर गुहा के बाहर, ठीक, थैली की संरचना के अनुसार पाया जाता है, जिसे वृषण कोश कहते हैं। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत? थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसमें। वृषण एक अंडाकार जो 4 से 5 सेमी लंबा तथा 2 से 3 सेमी चौड़ा होता है। किसी को दिक्कत? बताएंगे कितना होता है? तो 2 से 3 सेमी चौड़ा होता है। यह बाहर से 2 झिल्लियों से घेरा होता है। आंतरिक झिल्ली वृषण के अंदर अंतर्वर्ती होकर के 250 से 300 कोषों का निर्माण करती है, जिसे वृषण पालिका कहते हैं। क्या? यानी जो वृषण की थैली होती है वह झिल्ली की तरह उसके ऊपर क्या होता है, यानी बाहर से उस पर झिल्ली के अनुसार कवर लगा होता है। जो आंतरिक झिल्ली, जो अंदर की झिल्ली होती है, वह वृषण के अंदर अंतर्विहित होकर के 250 से 300 कोष्ठकों का निर्माण करती है। वो अंदर ही अंदर क्या करती है? 250 से 300 कोष्ठकों का निर्माण करती है, जिसे वृषण पालिका कहते हैं। क्लियर हुआ? मेरा थोड़ा गला खराब हो गया है, इस पर ध्यान नहीं देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं वृषण की संरचना कैसी है। तो वृषण की संरचना ऐसे गोलाकार होता है और ऊपर से कवर लगा होता है। अंदर भी इसके कवर होते हैं ऐसे, जो 250 से 300 कोष्ठकों का निर्माण करता है। ये 250 से 300 कोष्ठकों का निर्माण करता है। क्लियर? देख लेते हैं इसमें शुक्रवाहिकीय का है। तो ये जो वेन्स होते हैं जिनमें विष बाहर निकलने का कार्य करते हैं, उसको शुक्रवाहिनियाँ कहते हैं। क्लियर? जिसको अधिवृषण भी कहा जाता है। वृषण कोष्ठ होता है जो बाहर से संरचना आकार होता है। देख लीजिए वृषण कोष्ठ ऐसे से बना है ना, ये वृषण कोष होता है जो 250 से 300 कोष्ठकों से निर्माण होता है। क्लियर? इसकी जो आंतरिक संरचना में मैं वृषण जालक बताया, जो जाल के रूप में लगा होता है। जो बाहरी कवर होता है उसको ट्यूनिका बेजेइनेलिस कहते हैं, तथा इसके बाहरी वाले ट्यूनिका एल्बुजिस भी कहा जाता है। एल्बुजिस बोलिए या बेजेइनेलिस बोलिए, बेजेइनेलिस बोलिए। क्लियर? किसी को दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं वृषण के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, वृषण तो हो गया हमारा, इसका संरचना के बारे में पढ़ा दिया। अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में? तो शुक्र नलिका के आंतरिक संरचना। अब शुक्र नलिका का आंतरिक संरचना क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए वृषण के अंदर क्या है? वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। इसके भीतर 3 प्रकार की कोशिका उपस्थित होती है। कौन कौन सी होती है? पहला शुक्राणु जनन कोशिकाएं होती हैं, दूसरा सर्टोली कोशिकाएं होती हैं और तीसरा अंतराली कोशिकाएं होती है। बारी बारी से तीनों को पढ़ लेते हैं, चलते हैं। पहला है शुक्राणु जनन कोशिकाएं। यह नर जननिक कोशिकाएं होती हैं जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करता है। यह नर में पाए जाने वाली एक कोशिका होती है जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है सर्टोली कोशिकाएं। अब ये क्या है? यह पिरामिड आकार की कोशिका है जो बनते हुए नर युग्मक कोशिका को पोषण प्रदान करती है। यानी कहने का मतलब कि यह पिरामिड आकार की कोशिका होती है। पिरामिड क्या है? यह एक प्रकार की वह कोशिका है जहाँ से विष को स्रावित किया जाता है। वह ऑटोमेटिक स्वतः प्रकृति की द्वारा होता है, प्राकृतिक बोल सकते हैं।
जो बनते हुए नर युग्मक कोशिका को पोषण प्रदान करता है, यानी ताकत को मजबूती दिलाता है। क्लियर हुआ। तीसरा है सी हमारा अंतराली कोशिका, जो लैंगिक कोशिका भी कहा जाता है। क्लियर। इस टॉपिक को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, देख लेंगे भाई, ये एग्जाम में बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों को आप क्या करेंगे, बनाएंगे अपने कॉपी पे। एग्जाम में बहुत बार पूछा है जनन तंत्र के बारे में, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, इसके बारे में 100% पूछा है। हाई स्कूल वालों में पूछा था, आप लोग दे चुके होंगे, हाई स्कूल के एग्जामों से पूछा था नर जनन तंत्र, याद कर लीजिए। और इसमें भी इंटर में भी पूछ लेगा कि उसका फिगर बनाइए और संरचना कीजिए, यानी संरचना यानी सचित्र वर्णन कीजिए। ऐसे बोल देगा कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए या नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको अवश्य ही फिगर बना करके लिखना पड़ेगा। तो मैं जहाँ तक बता रहा हूँ कि आप लोग अवश्य ही अपने नोटबुक पे फिगर बनाएं और क्या करें, लिखें। पहले वीडियो देख लें, फिर बाद में इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए, रख लीजिए, बाद में उसका फिगर बनाइएगा। तीसरा है वृषणपाली में शुक्र जनन नलिकाओं के चारों ओर अंतराली अवकाश होता है, जो इसमें कहीं कहीं छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। इसे ही अंतराली कोशिकाएं भी कहा जाता है। मतलब कि इनके अंदर एक बारीक बारीक सी कोशिका होती है, जिसमें क्या भरा होता है, रक्त, ब्लड, खून भरा होता है। उसी को अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका कहते हैं। ये टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है, श्रावण करती है। इनकी कुछ कोशिकाएं प्रतिरक्षा भी करती हैं, यानी ये क्या करते हैं, यानी जब इनमें ऊर्जा यानी प्रोटीन की कमी होती है तो उस ब्लड के माध्यम से बनते हैं, और ये क्या करते हैं, उन कोशिकाओं को रक्षा भी देते हैं, सुरक्षित रखते हैं। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। सहायक या द्वितीयक अंग। अब क्या है, वृषक। द्वितीयक अंग में वृषक। वृषक कोश क्या है, वृषक कोश जिस थैलीनुमा यानी थैली के आकार की संरचना में उपस्थित होता है उसे वृषण कोश कहते हैं। वृषण कोश उदर गुहा के बाहर इसलिए उपस्थित होता है जिससे वृषण का तापमान शरीर के तापमान से कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यानी जितने शरीर का तापमान है, यानी 36 डिग्री सेल्सियस आपका शरीर का तापमान है, तो उससे क्या होगा, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होगा। अर्थात ये कितना होगा, ये 34 हो जाए या फिर 33 हो जाए। कितना हो जाए, 33 हो जाए या 34 हो जाए। क्लियर। किसी को दिक्कत, इसीलिए यह क्या होता है, बाहर होता है। आगे देख लेते हैं। अधिवृषण क्या होता है, शुक्रवाहिकाएं वृषण से निकलकर वृषण के पश्च स्तर पर यानी बाहरी स्तर पर अधिवृषण में खुलती है, यानी बाहरी वाले हिस्से सिरे में खुल जाती है। अधिवृषण पतली व लंबी नलिका के अत्यधिक कुंडलन से बनी होती है, यानी बहुत बारीकी बारीकी नस से ये क्या होती हैं, बनी होती हैं। इसमें शुक्राणुओं के परिपक्व का कार्य होता है, जिसमें क्या होता है, ब्लड उसमें परिपक्व का यानी शुक्राणुओं के अंदर परिपक्व का कार्य करते हैं, यानी उसको क्या करते हैं, उसमें बीज बनाने का कार्य करते हैं। जो जो बीज बनता है वह परिपक्व अवस्था में हो जाता है, उसी से तो अंडाशय बनते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। शुक्रवाहक नलिका ये क्या है, अधिवृषण के पश्च भाग से निकलकर यानी अधिवृषण के बाद वाले जो सिरा होता है उससे निकल करके यह शुक्रवाहक नलिका उदर तक जाकर मूत्राशय से ऊपर एक लूप बनी होती है, उससे वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। मैंने दिखाया था आप लोगों को, शुक्रवाहिक नलिका देख लीजिए, यही है ना, देख लीजिए शुक्रवाहिक नलिका। क्लियर हुआ। इससे क्या होता है, बाहर निकल जाता है। चलते हैं आगे। अगला है रसखलन नलिका। ये क्या है, उदर गुहा में शुक्राशय से निकलती
निकली एक नलिका शुक्रवाहक में खुलती है। यानी उदर गुहा में शुक्राशय से नलिका में क्या होती है, शुक्रवाहक में खुल जाती है, यानी उसके बाहर की तरफ शुक्रवाहक है उसमें खुल जाती है। यह दोनों मिलकर एक रसखलन नलिका कहलाती है। क्या कहलाती है यह एक रस नलिका रसखलन नलिका कहलाती है। रसखलन नलिका कहलाती है। तीसरा है शिश्र। क्या है शीश? यह वाह जन केंद्रीय यानी जनेंद्रिय बोलते हैं इसको, तो जन केंद्रीय यानी केंद्र मतलब बीच में। यह वाह यानी बाहरी वाले हिस्से के केंद्र में मूत्र नलिका जो होता है शिश्र के रास्ते से बाहर खुलती है। मूत्र नलिका वीर्य और मूत्र दोनों का क्या होता है, परिवहन करती है, यानी इसको बहाने का कार्य करती है। किसको? जो वीर्य होता है उसको और मूत्र को, यानी जो मूत्र है और वीर्य को दोनों को बाहर बहाने का कार्य करता है। कौन? शीश। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। इसको सीजर भी बोला जाता है। सीजर। शुक्राशय क्या होता है? यह एक जोड़ी मूत्राशय के पीछे पीछे स्थित होता है, यानी उसके जस्ट पीछे पीछे स्थित होता है, चारों तरफ गोलाकार में होता है, जो यह वीर्य का 60% लगभग बनाते हैं। यह एक जोड़ी मूत्राशय के पीछे स्थित होते हैं, ये वीर्य का 60% बनाते हैं। यानी जितना वीर्य होगा, मान लीजिए 100% वीर्य होगा, उसका 60% क्या करेंगे, ये वीर्य को यानी अपने पास से भेज देते हैं। नए जाति के यानी अंडाशय के लिए उपज होते हैं। कितना परसेंट? 60%। और 40% क्या होता है, वहीं पे रह जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। सहायक ग्रंथियां क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि मैं पढ़ा चुका हूं पीछे हेड टॉपिक में। यह एक सघन ग्रंथि है, यानी यह सघन मतलब क्या है, बहुत ही बारीक बारीक वाली ग्रंथि होती है। ऐसे ऐसे मैंने बताया था अभी। जो मूत्र नलिका के आधार के चारों ओर होती है। कैसा होता है? मूत्र नलिका के चारों ओर ये होता है। क्लियर? ये वीर्य का लगभग 20 से 25% भाग बनाती है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। काउपर ग्रंथि क्या आता है? इसका श्रावण शिश्र में स्नेहन का कार्य करता है। यह एक जोड़ी होता है। एक जोड़ी मतलब 2 होता है। क्लियर? टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन यह नर हार्मोन है, यानी नर में पाए जाने वाला एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है, जो अंतरालिक कोशिका में स्रावित होता है। यह नर जनन अंगों के विकास व शुक्राणु परिपक्व में सहायक होता है, यानी उसको क्या करने में, परिपक्व होने में सहायक होता है। मैं परिपक्व की अवस्था बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि परिपक्व अवस्था वह अवस्था है जो अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाए, उसे परिपक्व अवस्था कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। स्त्री जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, अब स्त्री जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। स्त्री जनन तंत्र प्रक्रिया के अतिरिक्त कई भी कार्यों का निर्वहन करती है, जैसे निषेचन के लिए, भ्रूण का विकास के लिए, गर्भधारण के लिए, दूध उत्पादन के लिए स्त्री जनन तंत्र में ये सब भाग लेते हैं। क्लियर? अब इनके जनन तंत्र के कई ठो भाग भी हैं। इनमें प्रथम भाग देख लेते हैं। देखिए, प्रथम अंग क्या है, मुख्य अंग पहला है अंडाशय। देख लीजिए फिगर के माध्यम, फिगर है यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। यह है अंडाशय। गर्भाशय से यह क्या है, अंडाशय। क्लियर? अब देखिए, यह प्रति महीना चेंज होता रहता है, मैं बता दे रहा हूँ। अभी चलिए पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अंडाशय। अब अंडाशय क्या है, जहाँ पे अंड बनने का कार्य करता है। ये 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। द्वितीयक या सहायक अंग, इसका सहायक अंग क्या है, कैसे बनता है तो देखेंगे। पहला होता है अंडवाहिनी, उसके बाद से गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा होती है, तब योनि होती है। देख लीजिए आप कैसे। पहले योनि बना आपका, योनि से अंदर से गर्भाशय ग्रीवा में गया, वहाँ से गर्भाशय के पास गया, और गर्भाशय से कहाँ गया, अंडाशय में गया। जो अंडवाहिनियाँ होती हैं ये झालर नुमा फैली होती हैं।
ये क्या होती हैं, झालर नुमा होता है, ये इनको पकड़ कर रखती हैं। क्लियर। अब अंडाशय क्या होता है, कैसे क्या करते हैं, तो यह अंडाशय जो निषेचन की क्रिया यानी निषेचन की क्रिया के पश्चात, यानी ऐसे कह सकते हैं कि जब जब ये मासिक चक्र होता है 28 डे यानी 28 दिनों पे होता है, तो हर मंथली क्या होता है, ये चेंज होता रहता है, कभी लेफ्ट वाले में होता है, कभी राइट वाले में होता है। तो इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में जो योनि होता है, यहाँ से क्या होते हैं, शुक्राणु के माध्यम से जो बीज जाते हैं ये प्रवेश कर जाते हैं। ठीक, ये किस तरह से होता है, तो योनि के माध्यम से पहले ग्रीवा में जाएंगे, ग्रीवा से गर्भाशय में जाएंगे, गर्भाशय से ये कहाँ जाएंगे, ये अंडाशय में चले जाते हैं। क्लियर हुआ। और किसके माध्यम से जाते हैं, तो यह अंडवाहिनियों के माध्यम से जाते हैं। अब यह निषेचन क्रिया कैसे मतलब पूर्ण होती है, अंड कैसे बनता है, तो इसमें मैं बता दे रहा हूँ, अभी आगे मिलेगा आप लोगों को कितना अंडाशय के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह ग्रीवा की वह अवस्था होती है जो 28 दिन के बाद, जब मासिक चक्र होता है उसके बाद से इसका मुंह क्या होता है, खुल जाता है, कभी लेफ्ट में तो कभी राइट में, कोई एक खुलता है। तो इस ग्रीवा में जो बच्चे पालन पोषण की क्रिया होती है, जो अंडाशय बनता है वो फूटता है, तो उस अवस्था में या 28 दिन के बाद क्या होता है, किसी भी समय यह परिपक्व अवस्था होने के पश्चात यह अंडाशय का रूप ले लेता है। क्लियर हुआ। जहाँ पे महिलाएं क्या होती हैं, गर्भधारण हो जाती हैं। आगे चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है फिगर, बता दे रहा हूँ, भेरी भेरी आईएमपी कर लीजिएगा, भेरी भेरी आईएमपी मैं लिख दे रहा हूँ, भेरी भेरी आईएमपी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि इसमें से आपका बिल्कुल आएगा। मैं बता चुका हूँ कितना नंबर में आ रहा है, इसको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्ले स्टोर में वीडियो है इसका प्रथम भाग, यानी यूनिट का पहला भाग, उसको आप जा करके देख सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। मुख्य अंग क्या है, मुख्य अंग क्या है इसका, यानी प्राथमिक अंग बोलते हैं इसको। क्लियर। आगे चलते हैं, इसमें मुख्य अंग के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। जहां पे अंडाशय बनने का क्रिया होता है। अब अंडाशय किस प्रकार से, पहला है, यह मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है जो मादा युग्म अंड का निर्माण व स्टेरॉइड हार्मोन का उत्पादन करता है। यानी वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से अंड बनता है मादा के अंदर, और उसमें क्या होता है, हार्मोन्स का उत्पादन होता है। दूसरा, उदर के नीचे दोनों ओर एक अंडाशय होता है, यानी एक जोड़ी होता है, अर्थात दो होता है उदर के नीचे। क्लियर हुआ। अभी मैं बताया था आपको, दो होता है। तीसरा है, प्रत्येक अंडाशय 2 से 4 सेमी लंबी होती है और 1.5 सेमी चौड़ी होती है, जो लगभग 1 सेमी मोटी होती है। यह बादाम के आकार का होता है, बादाम देखे है ना, उसके आकार का होता है। चौथा, यह श्रोणि भीति से लिगामेंट द्वारा उदरीय गुहा में लटके होते हैं। झालरनुमा बताया था ना मैं, दोनों तरफ ये उदर गुहा में लटके होते हैं। कैसे, लिगामेंट द्वारा, लिगामेंट दो ही है जो नलिकाएं जो उनसे जुझी हुई थी है। अब मैं दिखा देता हूँ, जो नलिकाएं ये हैं, देखिए, जो झालरनुमा अंडवाहिनियां आते हैं। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। अब इसमें अंदर कैसे अंडाशय बनता है, देखिए, ये तो एक बीज के माध्यम जाता है, पहले पढ़ा लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको एक पूरा पूरा से। इसमें इसके बाद देखेंगे, प्रत्येक अंडाशय बाहर की ओर एक पतली जनन एपिथेलियम से अस्तरित होता है। अर्थात कहने का मतलब कि प्रत्येक अंडाशय बाहर की ओर एक पतली जनन तंत्रिका मिलती है, यानी एक वेन्स पाया जाता है, एक नस होता है जिसका अस्तर होता है, वही तो होता है अस्तर, जहाँ से उसको ले जाया जा सके। वे अंदर अंडाशय पीठिका होती है, यानी अंदर अंदर क्या होती है, एक पीठिका होती है। छठवा, जिसमें 2 भाग होते हैं, पहले को परिधीय बोलते हैं, दूसरा को केंद्रिकीय बोलते हैं। केंद्रीय बोलते, केंद्रिकीय नहीं, केंद्रीय बोलते हैं, मध्य, मिडला, मेडुला। 7वां है,
अंडाशय के मेड्यूला भाग में अनेक अंडाकार गोल रचनाएं बिखरी होती हैं। इसे प्राथमिक पुटिकाएं या अंडाशय पुटिकाएं कहते हैं। 8वां, प्राथमिक पुटिकाएं परिपक्व होकर ग्राफियन पालिकल बनती है। क्या बनती है? ग्राफियन पालिकल बनती है। किसी को दिक्कत? आगे चलें। चलिए, यानी प्राथमिक पुटिकाएं जो होती हैं, जो पहली उसकी पुटिका होती है, देख लीजिए पहली पुटिका यहीं से न है। कहाँ से है आपका पहली पुटिका? जहाँ से मिल रहा है इसको देख लीजिए फिगर के माध्यम से। वह पुटिका क्या होती है? परिपक्व हो जाती है और कहाँ आती है? ग्राफियन फालिकल बनाती है, जहाँ पे एक नए जाति के लिए वह उपज का मतलब कि ऐसे निर्माण करता है जहाँ से अंडाशय बनना प्रारंभ होता है। क्लियर? अब इसका सहायक अंग क्या है? जो अंडवाहिनी का, यह एक जोड़ी होती है यानी दो ठो होता है। पेशी व नलिकार होती हैं यानी नली आकार का होती हैं। पेशी उसमें मांस भरा होता है लेकिन नली होती है, भेंस होता है। यह अंडाशय से गर्भाशय तक इसकी गुहा पश्चमाभि एपिथेलियम से स्तरित होती है। प्रत्येक अंडवाहिनी में 3 भाग होते हैं। पहला कीपक होता है, दूसरा तुंडिका होता है, तीसरा संकीर्ण पथ होती है। क्लियर? यह मैं जो पढ़ा रहा हूँ यह एग्जाम के माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? आगे चलिए। अब गर्भाशय क्या होता है थोड़ा सा मैं बता दूँ उस फिगर के बारे में। देखिए यहाँ पे जो अंडाशय की आंतरिक संरचना होती है वह कैसी होती है? तो चारों तरफ से एक बॉन्ड बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं? जननिक एपिथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जननिक एपिथेलियम बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? केंद्रिका होते हैं, यानी अलग अलग भागों में ये टूट जाते हैं केंद्रक। जैसे मैंने अमीबा के बारे में बताया था, सेम उसी आकार का। परिधि क्या होती है? जो इसके चारों तरफ क्या होती हैं? सर्किल आकार में घूमती रहती हैं, वो इसकी परिधि होती हैं। ये किसका था? अंडाशय का आंतरिक संरचना था। अब गर्भाशय क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मादा में केवल एक गर्भाशय पाया जाता है, केवल मादा में ही होता है, जिसे बच्चेदानी कहते हैं। क्लियर हुआ? यह 8 सेमी लंबी खोखली पेशियाँ होती है। इसमें रक्त की प्रचुर मात्रा मतलब कि होती है, यानी भरा होता है, यानी पूरा का पूरा क्या होता है? ब्लड से भरा होता है। वही झालर नंबर बचा मतलब कि पड़ा हुआ था, आपको मैं दिखाया था, जिसे बच्चेदानी बोलते हैं। देखिए अंडाशय। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। आठ सेमी लंबी खोखली पेशियाँ होती है। इसमें रक्त की प्रचुर मात्रा में पूरा भरा होता है। यह भी श्रोणि भित्ति से क्या होती है? लिगामेंट द्वार तक जुड़ी होती है। इसका ऊपरी भाग फैलोपियन नलिका में खुलता है। वह निचला संकीर्ण भाग में गर्भाशय ग्रीवा कहलाती है। क्लियर? यानी गर्भाशय वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। आगे चलते हैं। गर्भाशय भित्ति के 3 स्तर होते हैं। पहला पतली झिल्ली, जिसको परिगर्भाशय बोलते हैं। दूसरा मध्यम मोटा, यानी गर्भाशय पेशी स्तर मध्य बोलते हैं। और तीसरा आंतरिक ग्रंथिल स्तर, जो अंतः स्तर बोलते हैं, यानी अंदर वाले हिस्से को बोलते हैं। अब योनि क्या है? योनि के बारे में पढ़ लेंगे, जो सबसे निचला हिस्सा था। गर्भाशय पतली ग्रीवा द्वारा योनि में बदलता है। योनि मिथुन यानी मैथुन की, मैथुन मतलब क्या? यानी सेक्सुअल कह सकते हैं। योनि मैथुन के समय से पुरुष से वीर्य ग्रहण करने का कार्य करता है, यानी जो नर से वीर्य को ग्रहण करने का कार्य करता है उसी को हम लोग योनि बोलते हैं। क्लियर हुआ? एक बार और देख लेंगे। गर्भाशय पतली ग्रीवा द्वारा योनि में बदलता है। क्लियर? योनि मैथुन की क्रिया क्या कहलाती है? जो जनन प्रक्रिया होती है, नर और मादा द्वारा एक साथ जनन क्रिया की जाती है। निषेचन जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचन। जो निषेचन की क्रिया होती है जनन प्रक्रिया द्वारा, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे निषेचन कहते हैं। जो मैथुन के समय, यानी मैथुन के समय पुरुष से निकले हुए वीर्य क्या करते हैं? अपने अंदर ग्रहण करने का कार्य करते हैं,
यानी लेने का कार्य करते हैं। अगला है, देख लीजिए मादा का। बाह्य जननांग क्या होता है मादा में? स्त्री में बृहत ओष्ठ होता है जो लघु ओष्ठ कहते हैं। हाइमन व भंग स्त्री के बाह्य जननांग होते हैं। अब भंग क्या है? भंग वो बाहरी वाली हिस्सा होता है, देख लीजिए ये बाहरी वाली हिस्सा को हम भंग बोलते हैं। इसके मध्य वाले हिस्से को इसके अंदर मतलब रहता है वो हाइमन बोलते हैं। और इसी के अंदर एक मूत्र छिद्र होता है जो क्या होता है? मूत्र छिद्र भग सेप होता है। ये हमें पढ़ना आवश्यक है बाबू, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा हुआ है इसका चित्र। इसका चित्र से सचित्र वर्णन करने के लिए बोला था। जनन शैली क्या होती है? तो जनन शैल इसको बोलते हैं, जनन शैल बोलते हैं, जो बाहरी हिस्सा बालों से ढका होता है। बृहतोष्ठ क्या होता है? ये ऊपरी वाली भाग होती है जो ग्रीवाकार की होती है। लघुओष्ठ क्या होता है? यानी छोटा वाला भाग होता है, इसका लघुओष्ठ बोलते हैं। ये बाह्य जननांग है किसका? स्त्री का। चलिए आगे चलते हैं। स्तन ग्रंथि, जिसे मादा अपने बच्चों को क्या करती है? दूध पिलाती है। उसके बारे में जान लेंगे कौन कौन हिस्से को क्या बोलते हैं। तो अंदर बहुत सारे मांसपेशियों से भरी होती हैं जो गोल गोल आकार के गुच्छे आकार के होते हैं, यानी गोलाकार होते हैं अंदर। ये एक श्रृंखला से दूसरे श्रृंखला में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम? तो इसको कूपिका बोलते हैं, नहीं सॉरी, इसको तुम्बिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुम्बिका बाहरे वाले भाग को बोलते हैं। ये अंदर वाले ही से जो गोलाकार मतलब कि अंदर वाले यानी गोला गोला संरचना द्वारा बना होता है, इसको कूपिका बोलते हैं। हाँ वही कूपिका है। अब इसके बाहरी जो संरचना से जुड़ा होता है एक भेंस द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? तो ग्रंथिल ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रंथिल ऊतक बोलते हैं। और इसमें जो भेंस बारीक बारीक होते हैं जो दूध श्रावण करने का कार्य करते हैं, उसको स्तन नलिका बोलते हैं। और जो बाहरी वाले इसको जो बताया था मैं, जो मतलब कि थोड़ा से बड़ा बड़ा होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? तो वसा बोलते हैं, मांस बोलते हैं, जो गोलाकार आकार में होता है। दूध वाहिनियाँ जो बाहर दूध निकलता है उसको दूध वाहिनियाँ, यहाँ पे एक भेंस होता है, एक कई ठो छिद्र होते हैं। दूध वाहिनियाँ के ऊपर क्या होते हैं? कई ठो छिद्र होते हैं। क्लियर? इनका एक ही होता है भेंस लेकिन कई ठो छिद्र होता है। क्लियर? तुम्बिका किसे बोलते हैं? तुम्बिका जो वह मतलब कि तुम्बिका वह मतलब कि भेंस है, नस है, जो क्या करते हैं? दूध को श्रावण करने का कार्य करते हैं। क्लियर? थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों को अभिलक्षण है, यानी सभी स्त्रियों में यह एक प्रकार का स्तन का लक्षण पाया जाता है जो स्तनों में विभिन्न मात्रा में वसा व ग्रंथिल ऊतक होते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? सब पढ़ा चुके हैं, सब जानते हैं लोग। दूसरा, प्रत्येक स्तन में 15 से 20 सेमी सॉरी प्रत्येक स्तन में 15 से 20 मेगा ग्रंथि तक ऊतक की पालियां होती हैं, यानी सेमी में होता है। 15 से 20 सेमी के अंतराल में यह पालियां होती है जो प्रत्येक पाली में कूपिका कोशिकाओं के समूह में होते हैं। यह कूपिका क्या कौन सा काम करती है? तो दूध श्रावण करने का यानी दूध को बाहर भेजने का कार्य करती है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। तीसरा है, कूपिका से दूध स्रावित होकर के स्तन नलिकाओं में जाता है। चौथा है, प्रत्येक पाली में स्तन नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी बनाती है। मैं एक बात और बता दे रहा हूँ, पहले पढ़ लेते उसके बाद से। प्रत्येक स्तन वाहिनी तुम्बिका बनाती हैं जो दूध स्रावित से जुड़ी होती है। देखिए आप अपने भाषा में लिखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी शब्द को रट्टा लगा करके उसको लिखेंगे, नहीं। मैं कहता हूँ कि जो आप जानते हैं, जिस अंग के बारे में जानते हैं, उस अंग के बारे में अपने विचार अपने मन से लिख डालिए। वही बायोलॉजी है। आपको उतना ज्ञान है, उसी भाषा में ज्ञान है, वही तो शिक्षा है। हम कैसे मतलब किसी भी शब्द का हमें ज्ञान हो जाए, लेकिन उसे अपने भाषा में अपने शब्द में तोड़ दें, समझ लें, वही ज्ञान होता है। तो मैं नहीं कहता हूँ कि हु बहु याद करो, नहीं, समझ लो, आप अपने भाषा में इसको कन्वर्ट कर लें। क्लियर? चलते हैं आगे, चलिए अब देख लेते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या है भाई, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जननिक एपिथेलियम यानी जनन की प्रक्रिया में जो कोशिकाओं द्वारा युग्मक निर्माण किया जाए, युग्मक जनन कहलाते हैं। क्लियर?
यानी युग्मक जनन में जो कोशिकाओं द्वारा युग्मक निर्माण किया जाए। क्लियर हो रहा है? युग्मक निषेचन की क्रिया का क्या निर्माण किया जाए उसे युग्मक जनन कहते हैं। यह नर में युग्मकों का निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। नर में युग्मक का जब निर्माण होता है तो उसको क्या बोलते हैं? शुक्र जनन बोलते हैं, जिसे शुक्राणु भी कहा जाता है। क्लियर? मादा में युग्मकों के निर्माण की क्रिया को अंड जनन कहते हैं, यानी मादा में होने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? अंड जनन कहते हैं। चलते हैं आगे। ये एग्जाम के व्यू से पढ़ाया जा रहा है। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस इकट्ठिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। हमें उतना ही देना है जितनी आपको आवश्यकता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। जितना हमें एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है उससे अगर एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है तो मतलब कि बहुत बढ़िया है। और मैं चाहूँगा कि अपने भाषा में ही लिखेंगे। बायोलॉजी का एग्ज़ाम जब भी देंगे तो उसे अपने भाषा में कन्वर्ट करके, भोजपुरी तो नहीं लिख सकते, हिंदी में लिखेंगे ना, तो हिंदी लिखेंगे लेकिन अपने भाषा में कन्वर्ट करके लिखेंगे। चलिए, शुक्र जनन क्या है? मैं पूरा ओपन करके नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हमारे बस का बाहर हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मतलब कि आप लोग समझदार हैं, आप लोग अनुमानित यानी समझ करके अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं। शुक्र जनन क्या होता है? आपको बताया गया कि शुक्र जनन देखेंगे, वृषण में स्थित द्विगुणित क्या है? जननिक एपिथीलियम कोशिका, जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित कार्यशील शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन कहलाता है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? चलिए देख लीजिए, एक बार और देख लेते हैं। वृषण में स्थित द्विगुणित जननिक एपिथीलियम कोशिकाओं से जो स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, यानी शुक्र जनन कहते हैं। क्लियर हुआ? ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित कार्यशील शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन कहलाता है। क्लियर हुआ? यह प्रक्रिया शुक्र जनन नलिकाओं में होता है, यानी ये शुक्राणु जहाँ पे शुक्र मतलब कि शुक्राणु जहाँ पे शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है वहाँ पे एक भेंस पाया जाता है, जो नस पाया जाता है वह वहीं पे उपस्थित होता है। अब ये दो भागों में बटा हुआ है। पहला शुक्राणु प्रवेश कहिए या स्पर्मेटिक का निर्माण कहिए। ये इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। अगला दूसरा है इसमें का स्पर्मेटिक का शुक्राणुओं में रूपांतरण अर्थात शुक्राणु जनन भी कह सकते हैं इसको। ये क्या है? शुक्राणु जनन। पहले पढ़ लेते हैं शुक्राणु प्रसून या स्पर्मेटिक का निर्माण। देख लेते हैं इसका कहाँ से निर्माण हुआ है। यह क्रिया जनन काल में प्रारंभ होती है, यानी जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। जब जन्म लेते हैं तभी ये उपस्थित होता है। इसे निम्न प्रावस्था में बटा गया, यानी इसे अलग अलग अवस्थाओं में बटा गया है। पहला है गुणन प्रावस्था, जननिक एपिथीलियम, यानी एपिथीलियम क्या है? वह अवस्था, कौन सी अवस्था? कि जो शुक्राणु प्रसु जो गुणन अवस्था में होते हैं, यानी प्रथम अवस्था में होते हैं। कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी होकर के अन्य कोशिकाओं से क्या करती है? भिन्नता प्रकट करती है, यानी दूर हो जाती हैं। इन्हें प्राथमिक जनन कोशिका कहते हैं। इसमें कई बार समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप शुक्र जनन कोशिका का निर्माण होता है। दूसरा वृद्धि प्रावस्था क्या है? दूसरी अवस्था में, इस प्रावस्था में यानी इस अवस्था में स्पर्मेटोगोनिया कोशिका वृद्धि करके प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाते हैं। इसका मतलब क्या कि जब शुक्र जनन क्या होते हैं? अपना प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं से क्या करते हैं? मिल करके और एक नए कोशिका का निर्माण कर लेते हैं। तीसरा क्या है? परिपक्व प्रावस्था, जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाए इसको परिपक्व अवस्था बोलते हैं। देख लेते हैं। इस प्रावस्था में प्राइमरी स्पर्मेटो
साइट कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन मैं बता चुका हूँ। स्पर्मेटोसाइट क्या है? विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के पहले चरण में यानी प्रथम चरण वाले पहले चरण में ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो अगुणित यानी n संख्या में क्या कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसके बाद अर्धसूत्री विभाजन का दूसरा चरण संपन्न होता है। इसे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। क्लियर? आगे देख लेंगे। अगला है स्पर्मेटिडस का शुक्राणुओं में रूपांतरण अर्थात शुक्राणु जनन। वही है शुक्राणु जनन। क्या? शुक्राणु जनन का रूपांतरण। सीधी समझ लेंगे शुक्राणु जनन का रूपांतरण। कैसे रूपांतरण है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अचल जो ना चले, अचल होता है, गोलाकार होता है, शुक्राणु प्रसु होता है, जो इस अवस्था से होकर सक्रिय यानी चल शुक्राणु में बदला जाता है, जो शुक्राणु जनन कहलाता है। यानी यह अचल होता है, चलने योग्य नहीं होता है। और ये क्या होता है? शुक्राणु में बदल जाते हैं, इसी को शुक्राणु जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया में शुक्राणु प्रसु की गाल्जीकरण शुक्राणु का स्क्रोसोम बनाती है। यानी यह क्या करता है? ये शुक्राणु एक अपनी अवस्था में क्या करता है? एक बीज का उत्पाद करता है, अपनी स्क्रोमो बनाती है। इसका मतलब क्या है? स्क्रोसोम मतलब क्या होता है? एक बीज का निर्माण करना। ये कहाँ बनाता है? शुक्राणु में बनाता है। देख लेते हैं शुक्राणु की संरचना। पहले होता है हेड, यानी कहने का मतलब कि बीजांड कैसे होता है हमारा, देख लीजिए ये पूछ इसका निकला होता है। इसी पहले वाले हिस्से को हेड बोलते हैं, यानी प्रथम हिस्से को हेड। मैं इंग्लिश में ही बताऊंगा इसको, हेड। प्रथम वाले हिस्से को हेड। उसके बाद से बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? नेक। मिडिल वाले को नेक। और मिडिल पार्ट को क्या बोलते हैं? यानी नेक मिडिल वाला है, सॉरी, जो नेक है मिडिल पार्ट का केंद्रक होता है। क्या होता है? नेक मिडिल पार्ट का केंद्रक होता है, बीच वाला केंद्रक होता है। और मिडिल पार्ट होता है कौन सा? नीचे वाला हिस्सा जो मिडिल पार्ट होता है। और जो पूंछ आकार का होता है इसको टेल बोलते हैं। ये पूंछ आकार का, जैसे आप लोग ऐसे भोजपुरी भाषा में भी जान सकते हैं, जैसे पानी पहले आता था तो बिंग मछली कहते थे ना, तो बिंग मछली आकार का क्या होता है? बीजांड होते हैं, हमारे बीज होते हैं। क्लियर? अब कैसा हो गया? पहले वाले हिस्से को हेड बोल देंगे, बीच के जो केंद्रक होते हैं उसको नेक बोलते हैं, और पूरे हिस्से को मिडिल बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब इनका एक पूंछ होता है, जो बाहरी हिस्से के अंत में एक्रोसोम उपस्थित होता है, जो आगे बढ़ाने का कार्य करता है, एक दूसरे को धक्का देने का कार्य करते हैं। क्लियर? इनके अंदर भी क्या होता है? केंद्रक होता है। ये अनेक भागों में भी टूट जाते हैं, ये अनेक भाग में टूट जाते हैं। अब टूटने का क्रिया क्या है, कितना कितना है मैं बता रहा हूँ, आगे चलिए। समीप्रस्थ तार केंद्र होता है। कहाँ पे होता है? समीप्रस्थ तार केंद्र, यह केंद्रक में उपस्थित होता है। दूसरा केंद्रक होता है जो तार के नुमा होता है, यानी फैली होती है ये। क्लियर? अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। कहाँ पे? जहाँ पे पावर हाउस बोलते हैं। क्या होता है? पावर हाउस होता है। ये इसको धक्का देने का कार्य करता है, यानी आगे बढ़ाने का कार्य करता है। कहाँ पे? शुक्राणु में, अंदर की तरफ। ठीक है? ये नर में अथवा मादा में दोनों प्रकार में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। प्रत्येक शुक्राणु पतले व लंबे होते हैं, मैं बताया, पतले होंगे और लंबे होंगे, जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इनके निम्नलिखित भाग होते हैं, यानी कौन कौन से भाग होते हैं? पहला हेड, प्रथम भाग। यह शुक्राणुओं का शीर्ष भाग होता है, जिसमें बड़ा तथा अगुणित केंद्रक होते हैं। इसमें अगुणित केंद्रक होंगे। ठीक है? इसका कोई आकार आकृति नहीं होगा। जिसके आगे का टोपी के आकार की संरचना होती है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। यह निषेचन के समय अंडाणु के झिल्ली को नष्ट कर देता है, यानी फाड़ देता है, हटा देता है।
नेक क्या है, जो केंद्रक होता है, यह छोटा भाग होता है, इसमें दो केंद्रक होते हैं, तार केंद्रक होते हैं, देख लीजिए वही केंद्रक होता है। पहला कौन सा होता है आपका, ABC में लिखा है अग्रस्थ तार केंद्रक और इरस्थ तार केंद्रक, यानी दूसरा क्या है, इरस्थ तार केंद्रक। मिडिल पार्ट क्या है, इस भाग को शुक्राणुओं का शक्ति ग्रह कहते हैं। इसमें सूक्ष्म नलिकाएं होती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो शुक्राणुओं को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा देती है। मैंने बताया, क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस होता है जो मतलब कि आगे ठेलने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। कहाँ पे, जब नर और मादा क्या करते हैं, नर और मादा युग्मन की प्रक्रिया करते हैं, तो उसमें जो नर के अंदर बीज चले जाते हैं तो उसको बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं निकलते हैं। ये क्या होते हैं, मिडिल पार्ट होता है जो अग्रशिरा के बारे में अभी मैं बताया हूँ आपको, हेड के बारे में, वह आगे की तरफ तो बना होता है इसे। अब इसमें भाग होते हैं, अब पूछ आकार का होता है, ये पीछे से धक्का देने का कार्य करता है। कौन, मिडिल पार्ट होता है जिसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको पावर हाउस बोलते हैं। क्लियर, आगे चलिए। अब टेल, पूछ है जो पीछे की तरफ होता है, यह शुक्राणु का अंतिम लंबा भाग होता है जो जीव द्रव्य की झिल्ली से बना होता है। क्लियर हुआ। पूंछ के सहारे से ही किसी वस्तु आगे बढ़ते हैं, जैसे मछली को देख लीजिए, पूछ है ना, उसी के सहारे से वो लोग आगे बढ़ जाती हैं। पूंछ होना इम्पोर्टेंट है, चाहे जिस मतलब जीव जंतु में पाया जाएगा वो उसे क्या करेगा, उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। अंड जनन यानी अंड का निर्माण कहाँ होता है, देखेंगे। अंडाशय में स्थित द्विगुणित अंड मातृकोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित परिपक्व मादा युग्मक का निर्माण अंड जनन कहलाता है। एक स्त्री के अंडाशय में अंड जनन की प्रक्रिया तब होती है जब वह प्रारंभ हो जाती है, यानी उसकी अंडाशय की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है जब वह स्त्री अपने माँ के गर्भ में होती है। इसी भ्रूणीय अंडाशय में कई अवस्थाएं होती है, जब वो अपने माँ की अवस्थाएं में होती हैं तो उसमें कई ठो भ्रूणीय अवस्था होती है। देख लेते हैं, इनके कई वर्गों में बांटा गया है। पहला है गुणन अवस्था, यानी अंदर अपने माँ के अंदर होती है, यानी गर्भ अवस्था में होती है। इस अवस्था में अंडाशय की जननिक क्या होती है, एपिथीलियम की कुछ कोशिकाएं आकार एवं आकृति में बड़ी होती हैं जिसमें कई बार समसूत्री विभाजन होता है जिसे उगोनिया कहते हैं। शिशु जनन के समय पुटिकाओं की संख्या 20 से 40 लाख होती है। कितना होता है, 20 से 40 लाख होता है, जिसका 1/3 हिस्सा ही क्या होता है, मादा के अंदर, नर का 20 क्या होता है, अंदर जाता है। यानी 20 से 40 लाख होना चाहिए यहाँ पे, 20 से 40 लाख होता है। क्लियर हुआ। 20 से 40 लाख की जो संख्या होती है केंद्रक होता है किसमें, जो नर यानी पुरुष है, पुरुष के जो बीज बनते हैं, जो बीज होते हैं, मैं बताया था बीज कैसे होते हैं, अभी मैं दिखाया था आपको बीज, यही है बीज। क्लियर। अब ये कितना होते हैं, 20 से 40 लाख होते हैं, जिसका 1/3 हिस्सा नर के अंदर जा कर के गर्भाशय का काम करती है। और वह गर्भाशय क्या होता है, इनके अंदर एक झिल्ली उन्मा यानी झालर पे उपाचित होता है। देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। यहीं से, यहाँ से जब अंडाशय यानी बीज जब अंदर जाता है तो क्या करता है, गिरिवा के पास जाता है, और गिरिवा के पास से रुक जाता है। यहीं से क्या होता है, गर्भाशय में, अंडाशय में नहीं जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब बीज होता है इस आकार का, पूछ आकार मान लीजिए इसको, ये पूछ हो गया आपका पिछला सिरा, मिडिल हो गया और हेड हो गया। तो हेड वाला हिस्सा क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ने का कार्य करता है। क्लियर। आगे बढ़ाएगा ये धक्का मार करके, जिसमें पावर हाउस होता है वो उसको धक्का देने का कार्य करता है, किसके माध्यम से, अपने पूछ के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। यहीं पे आकर के ग्रीवा के पास जो अंड वाहिनियाँ यहीं पर रुक जाती है, जो झालरनुमा होता है। क्लियर। आप लिख सकते हैं झालरनुमा, ये यहीं पर रुक जाता है, जहाँ पे निषेचन के पश्चात क्या होता है, महिलाएं गर्भवती नहीं होती हैं। इसका क्या मतलब कि होता है मतभेद,
तो वह उस मंथ में खुला नहीं होता है। ये हर मंथ में बताया हूँ, ये लेफ्ट वाला है राइट वाला, प्रत्येक माह यह बदलता रहता है, बदल बदल के पीरियड में आते रहते हैं। ये खुलता है, ये ब्लड से भरा होता है। अब यहाँ पे एक झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को क्या करता है, यह अगला वाला सिरा इस झिल्ली को फाड़ करके अंदर चला जाता है। कब, इसके जब मादा यानी निषेचन के पश्चात जब उसका पीरियड चक्र समाप्त हो जाता है तो उसके 2-3 दिन बाद उस पर झिल्ली नुमा कवर पड़ जाते हैं। और जब यह बीज अंदर जाने के लिए तैयार होता है तो यहाँ पे झिल्ली पाया जाता है अंडाशय के पास, ठीक है। और जब ये जाता है तो झिल्ली को फाड़ देता है, उसके बाद से अंदर चला जाता है। क्लियर हुआ, उस चीज को मैं बता रहा था। आगे चलते हैं। कहाँ थे हम लोग? हम्म, 20 से 40 लाख होते हैं। इसमें से लगभग 400 से 450 प्राथमिक उस साइट में विकसित हो जाती है। मैंने वही बात बताया, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी लैंग्वेज है। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो मैं ओपन करके नहीं बता पा रहा हूँ आपको, और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं बता दे रहा हूँ आप लोग समझ जा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द हैं तो इसको थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, पढ़ने का कार्य करेंगे। यानी मैंने बताया 20 से 40 लाख का होता है केंद्रक होता है, उसमें 1/3 ही बीज अंदर जाते हैं। कहाँ पे, ग्रीवा से होकर के झालरनुमा पे जा करके, और वहाँ से जब अंडाशय में जाते हैं, बचदानी में जाते हैं, तो वहीं पे कितना जाते हैं, 400 से 450 प्राथमिक क्या प्राथमिक अवस्था से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। आप इतना लिख सकते हैं कि 20 से 40 तक उपस्थित होते हैं, 40 लाख तक उपस्थित होते हैं, जो अंडाशय में अथवा गर्भाशय में अथवा बचदानी में 1/3 हिस्सा ही उसमें क्या होते हैं, अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जो झिल्ली नुमा लगी होती है उसको फाड़ करके। क्लियर। बी है वृद्धि प्रावस्था। बहुत स्लो, बहुत आराम पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मेरा भी तबीयत खराब है इसलिए। यह प्रावस्था लंबी होती है जो भ्रूण प्रावस्था से प्रारंभ हो जाती है। यह प्रावस्था लंबी होती है यानी लंबे समय तक चलती है, जो भ्रूणावस्था से प्रारंभ हो जाती है और जब तक परिपक्व अवस्था नहीं आ जाती तब तक ये बनी रहती है। इस परिपक्व अवस्था यानी अपनी पूर्ण अवस्था में ना आ जाए तब तक ये क्या रहेगा, बना रहेगा। इस प्रावस्था में उगोनिया की कोशिकाएं पोषण तत्वों को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती हैं, जो केंद्रक भी आकार में बड़ा हो जाता है। यानी जो मैं बताया बीज के बारे में वही है कि यह अपनी जब तक परिपक्व अवस्था में नहीं जाएगा तब तक ये अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। आप समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। उस अवस्था में जो शुक्राणु होते हैं वह क्या होते हैं, वह बहुत ही कम मात्रा में यह बीज को अंदर करने का कार्य करते हैं। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ रहे हैं, जानकारी लेना है। हमको ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको ना जाने। एजुकेशन का मतलब कि हर अंग हर हिस्से को जाने, ठीक है। परिपक्व प्रावस्था क्या है, परिपक्व अवस्था कौन सा होता है, वृद्धि प्रावस्था के बाद बनी कोशिका को प्राथमिक ऊसाइट कहते हैं, जिसमें अर्धसूत्री के फलस्वरूप एक छोटी तथा एक बड़ी कोशिका बनती है। जो छोटी कोशिका को ध्रुवीय केंद्रक तथा बड़ी कोशिका को द्वितीयक ऊसाइट कहते हैं। पुनः इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन जो द्वितीय में फलस्वरूप एक बड़ी अंड कोशिका बनाती है तथा 3 ध्रुवीय केंद्रक बनते हैं, यह प्रायः नष्ट हो जाते हैं। किसके अंदर, मादा के अंदर। क्लियर हुआ, आप लोग एक बार पढ़ेंगे जरूर। अब इसमें देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन में 2 भागों में बांट दिया गया है। एक अंडोत्सर्ग के समय होता है जबकि अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया में होता है। एक निषेचन के समय होता है। यानी कहने का मतलब कि जब एक निषेचन के समय की प्रक्रिया होती है तो तुरंत बन जाता है, जिसका योनि सही होता है, जिसका गर्भाशय सही होता है। लेकिन एक प्रावस्था कब होती है कि अंड उत्सर्जन के समय होता है। वो क्या करेगा कि जाएगा योनि के माध्यम से और क्या करेगा, अंड के समय
वह ऊपर, यानी उसका समय होता है, चक्रवात होता है। यानी कहने का मतलब कि 28 दिन के चक्र में, महिलाओं के 28 दिन के चक्र के बाद, यानी 9 से 11 दिन के अंदर, ये दिया हुआ है बुक में, आप पढ़ लेंगे विस्तार से। मैं बुक रखा हूँ, इसमें दिया हुआ है 9 से 11 दिन के अंदर क्या होता है, अंडसर्ग का समय होता है, यानी अंड बनने का कार्य होता है, उसी के समय होते हैं। ठीक है, जो अर्धसूत्री विभाजन का कार्य करते हैं। और दूसरा क्या है, कभी कभार ऐसा होता है कि 28 दिन के बाद और 11 दिन के अंतर्गत, 28 के बाद यानी 1 2 3 गिन लीजिए, 1 से लेकर 11 दिन के अंतर्गत निषेचन के समय ही कितने लोगों में बन जाते हैं। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब अंडाणु की संरचना कैसी होती है देख लेंगे। यह अंडाणु की संरचना 4 भागों में बटी होती है। सबसे बाहरी वाले हिस्से जो केंद्रक बना होता है वह क्या होता है, कोरोना रेडिएक्टा होता है। और इसके अंदर वाले हिस्से को जो सर्किल आकार का है, देख लीजिए बना है, इसको क्या बोलते हैं, जीनो पेल्यूसिडा बोलते हैं। और इसके जो बाहरी ऐसे प्रलिबा बनता है, जो सांचे बने हुए हैं, जो सांचे बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएप्टा बोलते हैं। और इनके अंदर अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, देख लिया केंद्रक, इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक ही बोलते हैं। और ये अलग अलग भागों में बिखरे होते हैं, इसको राउंडिंग देते हैं, क्या होते हैं, कोशिका द्रव होते हैं। क्लियर होता है? चलिए आगे चलते हैं। 10 मिनट का और हमारे पास वीडियो है। अब चैप्टर पूरा पढ़ना है तो 1 घंटे में पढ़कर तो चलेंगे ना, आराम आराम से पढ़ रहे हैं। ये कब का खत्म हो गया था, लेकिन मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। देखेंगे अंडाणु की संरचना कैसी होती है। पहला, अंडाणु के मध्य में एक केंद्रक पाया जाता है, दिखा दिया मैंने। अंडाणु के चारों ओर एक परत पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, पेल्यूसिडा कहते हैं। तीसरा है, बाहर की ओर एक और परत होती है, जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं, मैं भी बताया उसके बारे में। अब चक्र क्या होता है, आवर्त चक्र देख लीजिए भाई। आवर्त चक्र के अनुसार एक कब होता है, रजोधर्म बोलते हैं, जिसको मासिक चक्र बोलते हैं। क्लियर हुआ? नर के अंदर उपस्थित होता है। देखेंगे पहला क्या है, मादा में रजोधर्म यौनारंभ प्रारंभ होने के पश्चात, यानी स्त्री के अंदर योनि जब प्रारंभ हो जाती है, तब उसके यानी गर्भ के बाद, यानी गर्भ मतलब कि माँ के गर्भ में हम हैं, स्त्री है, तो उसके पैदा हो जाने के बाद 12 से 13 वर्ष की आयु काल में प्रारंभ हो जाती है। यह कब तक चलती है, तो 45 से 50 वर्ष तक ही चलती है, उसके बाद से समाप्त हो जाती है। यानी कहने का मतलब कि जो पीरियड चलता है वह 12 से 15 वर्ष की अवस्था से स्टार्ट होता है। अब एक बात और मैं बता दे रहा हूँ कि हर देश में अलग अलग, यानी देश में भी राज्य होते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, वहाँ पे बहुत गर्म है। और मान लीजिए कहीं ठंडा है, जम्मू कश्मीर में ठंडा पड़ता है, वहाँ पर देख लीजिए। जैसे यहाँ पे उत्तराखंड में ठंडा पड़ता है, यहाँ पर देख लीजिए ये बर्फ़ वाले इलाके हैं। तो यहाँ पे क्या है, जहाँ पे मौसम ठंडे रहते हैं वहाँ पे 14 वर्ष भी हो सकता है। 14 वर्ष पे क्या होगा, यानी क्या आएंगे, रजोधर्म आएंगे, आवर्त चक्र आएगा। और कहीं कहीं पे गर्म होता है, वहाँ पे जल्द हो जाते हैं, यानी उनका मासिक चक्र जो होता है जल्द चले आते हैं। कहीं कहीं पे 10 साल में भी आ जाते हैं, आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। यानी देश के अनुसार, यानी राज्य भी मान सकते हैं, देश भी कह सकते हैं कि जहाँ पे गर्मी होगी, ज़्यादा तापमान टेम्परेचर में रहता होगा, वहाँ पे 10 वर्ष में भी आ जाते हैं, 11 वर्ष में भी आ जाते हैं। जहाँ पे ठंडी होगी वहाँ पे थोड़ी देर से होते हैं, प्रारंभिक अवस्था से। देखते हैं जो कब तक चलता है, तो 12 से 13 वर्ष से लेकर के, और ये कब तक चलता है भाई, तो 45 से 50 वर्ष की अवस्था तक चलता है। यानी 13 वर्ष से लेकर के और 50 वर्ष के मध्य में क्या होती हैं, और औरतें जो है वो गर्भ अवस्था में जा सकती हैं। उसके बाद से किसी भी प्रकार का पीरियड नहीं आने वाला है। दूसरा क्या है, निषेचन न होने की दशा में गर्भाशय की दीवार तथा अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन हो जाता है। ये सत्य है भाई, क्योंकि निषेचन अगर नहीं हो पाएगा, यानी समय अनुकूलित, यानी कहा जाता है कि एक निषेचन की मतलब कि समय होता है, ठीक है, तो उस अवस्था में क्या होता है, दीवार तथा अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है, यानी उसमें चक्र होता है, वो परिवर्तन हो जाता है।
इस चक्र को मासिक चक्र कहते हैं। यह लगभग 28 दिन में होता है। क्लियर हुआ। तीसरा है इसके बाद रुधिर स्रावण शुरू होना प्रारंभ हो जाते हैं, यानी चालू हो जाते हैं। इसी रुधिर के साथ अनिषेचित नष्ट हो करके क्या होते हैं, अंड भी योनि मार्ग से बाहर आ जाते हैं। इसे मासिक धर्म कहते हैं। रुधिर स्राव लगभग 4 से 5 दिनों तक होता है, यानी महिलाओं का रुधिर स्राव आवर्त चक्र कितने दिन का होता है, तो 4 से 5 दिनों के लिए होता है। चौथा, किसी बालिका के जीवन काल में प्रथम बार रजोधर्म आने की घटना को रजो दर्शन कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ है क्वेश्चन, मस्ट आईएमपी, कि जब पहली बार किसी पहली बार जब किसी बालिका, मैं बालक बोल रहा हूँ सॉरी, जब पहली बार किसी बालिका के अंदर से क्या होता है, रजोधर्म होता है, आवर्त चक्र होते हैं, तो उस घटना में जब पहली बार होती है उसको क्या बोलते हैं, तो रजो दर्शन कहते हैं। क्लियर हुआ। आगे चलिए, मैं स्पष्ट नहीं हो पा रहा हूँ इसलिए थोड़ा तबीयत खराब है, मैं इसलिए दिक्कत हो रही है। पांचवा है मादा में अस्थायी रूप से मासिक चक्र को रोकने को क्या बोलते हैं, तो सजोनी वृत्त कहते हैं। क्लियर हुआ। मादा में अस्थायी रूप से मासिक चक्र को रोकने को क्या बोलते हैं, तो सजोनी वृत्त कहते हैं। यानी 50 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, जब रुक जाएगा क्या मासिक चक्र, तो क्या बोलेंगे उसे, तो उसे हम सजोनी वृत्त कहेंगे। छठवा है एफएसएच तथा एलएस, यह हार्मोन्स को नियंत्रित से ही यह प्रक्रिया होती है। यानी क्या करता है, हार्मोन्स के नियंत्रण से ही यह प्रक्रिया होती है। क्लियर हुआ। निषेचन क्या है, फास्ट पढ़ लेंगे इसको। नर युग्म शुक्राणु जो होता है, मादा युग्म के शुक्राणु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ पे द्विलिंग संयुग्मन की प्रक्रिया हो जाती है, टूयन, जो बनने की क्रिया क्या होती है, निषेचन कहलाती है। यानी नर और मादा के मिलने से जो युग्मन की प्रक्रिया होती है उसी को निषेचन कहते हैं। दूसरा, निषेचन के लिए नर मैथुन क्रिया, यानी मैथुन यानी स्त्री और पुरुष का मिलना, स्पर्म को मादा जनन पथ पर क्या बोलते हैं, स्खलित करता है। मनुष्य में आंतरिक निषेचन कहलाता है। तीसरा है निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है। कौन सी होती है, फैलोपियन नलिका में होती है। एक नलिका आकार की होती है, ये योनि के बाहरी अंदर होता है, यहाँ पे बना होता है। इसका लंबाई कितना होता है, तो 5 से 6 इंच तक होता है, इंच में होता है, जो शुक्राणु गति करते हुए अंडाणु तक पहुंच जाते हैं। क्लियर हुआ। चौथा है अंडाणु के कोशिका द्रव में उपस्थित अगुणित केंद्रक के साथ शुक्राणु में उपस्थित अगुणित केंद्रक मिलता है, जिसके फलस्वरूप क्या बोलते हैं, द्विगुणित यानी टूयन, द्विगुणित युग्मन का क्या होता है, निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। अब आगे देख लेते हैं निषेचन का महत्व। निषेचन द्वितीय अंडक को अर्धसूत्री विभाजन में सेकेंड पूर्ण करने के लिए प्रेरित करता है। यानी दूसरी कहने मतलब कि निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वह अंड को अर्धसूत्री विभाजन को यानी बंटवारे यानी अर्धसूत्री विभाजन में जो प्रक्रिया होनी चाहिए उसको क्या करता है, पूर्ण कर देता है। निषेचन द्विगुणित अवस्था जो मनुष्य के अंदर कितना 46 जोड़ी टूयन, ठीक है, नर और मादा के मिलने से होता है, ठीक है, कि पुनः पुनः क्या है, पुनर्प्रार्थना अर्थपना है। पुनः यहाँ पे इसका अर्थ होगा, मैं बता दे रहा हूँ, गलत दिया हुआ है यहाँ पे, ये नहीं होगा, ये शब्द में पुनः स्थापना होगा, ये गलत लिखा गया है, पुनः स्थापना करता है। क्लियर हुआ। निषेचन द्विगुणी अवस्था जो 46 क्या होती है, संख्या होती है गुणसूत्रों की, वह क्या करता है, पुनः स्थापित करता है। यह 2 जनकों के गुणों को मिला करके आनुवंशिक विविधता पैदा करता है। क्लियर हुआ। अब देखते हैं इसके आगे। प्रारंभिक विदलन क्या है, जो अंतरोपण का कार्य करता है। देखते हैं, पहला है निषेचन के बाद युग्मज अंडवाहिनी के
इस्थमस वाले यानी इस्थमस वाले क्षेत्र में होता है, जो गर्भाशय की ओर गति करते हैं यानी बढ़ने का कार्य करता है, गर्भाशय कराने का कार्य करते हैं। दूसरा है अंडवाहिनी के सिलिया युग्मनज को अंडवाहिनी में गर्भाशय की दिशा में क्या करता है, धकेलने का कार्य करता है, जो गति के दौरान युग्मनज में विलयन होते रहते हैं। तीसरा, 8 से 16 कोरक अंडों का क्या होता है, भ्रूण तूतक कहलाता है या मोरूला कहलाता है। चौथा, ट्रोफोप्लास्ट स्तर तब होता है जब गर्भाशय भित्ति के आंतरिक स्तर एंडोमेट्रियम से संलयन हो जाता है तथा अंतर कोशिका समूह तब होता है जब भ्रूण के रूप में विभेदित हो जाता है। पांचवा, ब्लास्टोसिस्ट के संलयन होने पर गर्भाशय कोशिकाएं तेजी से विभाजित हो जाती है यानी अलग अलग बंटवारे हो जाती हैं, जो ब्लास्टोसिस्ट को बढ़ा देता है। इसके फलस्वरूप यानी इसके अनुसार ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की ओर क्या होता है, एंडोमेट्रियम में बध जाती है यानी धंस जाती है, अंत स्थापित हो जाती है यानी दोबारा से फिर क्या होती है, अंत स्थापित हो जाती है, यह अंतरोपण कहलाता है। क्लियर, यानी दोबारा से पुनः उसका जन्म होता है, निर्माण हो जाता है। प्रसव क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। मनुष्य में शिशु का जन्म तकनीकी रूप से प्रसव का पार्ट्यूरेशन कहलाता है, यानी कहने का मतलब प्रसव जब महिला गर्भाशय अवस्था में होती है, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उस समय क्या होता है, प्रसव होता है। क्लियर, समझ गया ना। तो प्रसव यानी कुछ ऐसे मतलब गंदी वस्तुएं निकल जाती हैं जो बच्चे के शरीर में लगा होता है, थैली में भरा होता है, उसी को प्रसव बोलते हैं। अब प्रसव के क्या है, इनके 3 अवस्था है। पहला, प्रसव अवस्था में गर्भाशयी ग्रीवा में फैलकर वह क्या करता है, शिशु को बाहर आने का मार्ग सुलभ करता है, यानी जो मार्ग है उसको सफाई मतलब कि ऐसे कह सकते हैं कि जो शिशु का जन्म लेने वाला मार्ग होता है, जो वेन्स होते हैं, नस होते हैं, जिसके माध्यम से शिशु बाहर निकलते हैं भ्रूण के माध्यम से, वो क्या होता है, उस मार्ग को सुलभ करता है कि कहीं पे बाधा तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसको क्या होता है, उस समय फट जाती है, क्या, एमनियन उस समय फट जाती है, जो एमनियोटिक द्रव बाहर आने लगते हैं। क्लियर हुआ। दूसरा है, दूसरी अवस्था शिशु जन्म की है। शिशु के स्वतः श्वसन प्रारंभ कर देने के बाद क्या होता है, नाभिनाल काट दिया जाता है। आप लोग भी देखते हैं कि जब शिशु पैदा हो जाता है उसके आधे घंटे के अंदर यानी 10 मिनट 15 मिनट बाद क्या की जाती है, उसकी नाभि काट ली जाती है। तीसरी अवस्था में अपरा भी गर्भाशय से योनि के रास्ते बाहर निकल जाता है, यानी तीसरी अवस्था में अपरा भी गर्भाशय से योनि से बाहर निकल जाता है। अपरा शब्द आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, मैं बता नहीं सकता, सॉरी। अप्रसव एक जटिल तंत्रिकीय अंतःस्राविक क्या है, क्रियाविधि है। जैसे इसमें अब उसमें क्या होता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उस अवस्था में क्या होता है, प्रसव एवं जटिल तंत्रिकाएं जब बाहर निकल लेते हैं तो उस अवस्था में क्या होता है, तो दूध श्रावण या लैक्टेशन होता है। अब देख लेते हैं, संगर्भता के समय स्त्री की स्तन ग्रंथियों में अनेक बदलाव होते हैं, यानी जब महिलाएं गर्भ अवस्था में पहुंचती हैं तो उनके स्तन में क्या होता है, बहुत सारे चेंजिंग होते हैं, जो स्तन ग्रंथियों में हुए विभिन्न प्रकार के सगर्भता की समाप्ति के आने पर दूध श्रावण प्रारंभ होता है। यानी जैसे जैसे शिशु का विकास होता है, बढ़ता जाता है, और जब तक उसका जन्म ना हो जाए तब तक क्या होता है, उसके स्तन का विकास होता रहता है और उसमें क्या होता है, दूध श्रावण होता रहता है। शिशु के जन्म के बाद स्तन ग्रंथियां द्वारा दूध का उत्पादन व स्त्रावण यानी श्रावण, जो स्त्रावण के लिए यानी पिलाने के लिए दूध श्रावण कहलाता है। यानी शिशु के जन्म के बाद जो स्तन ग्रंथियां दूध का उत्पादन करती है उसे क्या बोलते हैं, दूध श्रावण कहलाता है। मानवीय दूध में शिशु के पोषण के लिए पोषक पदार्थों का आदर्श संतुलन होता है, यानी बहुत सारा ऐसा पोषक पदार्थ पाया जाता है जो माँ के अंदर उत्पादित होता है। तो कहा जाता है कि शिशु को
कम से कम 1 साल माँ का दूध पिलाना चाहिए, जिससे कई ऐसे बीमारी हैं कि माँ के दूध ना पिलाया जाए तो उसे वह बच्चा ग्रसित हो जाएगा रोगों से। तो बहुत सारे पोषण से भरा होता है। दूध श्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक, यानी जब दूध माँ अपने बच्चों को पिलाती रहती है तो उसके बाद यानी कुछ दिनों तक निकलने वाला दूध प्रथम अस्थ्य या सीख कहलाता है। क्लियर? प्रथम अस्थन्य अथवा क्या कहलाएगा? सीख कहलाएगा। सीख नहीं, खीस कहलाएगा। क्लियर? ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। भाई बहुत स्लो पढ़ाया हूँ, मेरा तबीयत खराब है, मैं इमरजेंसी में कैसे भी आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं ज़्यादातर इसमें नहीं बता पाया हूँ क्योंकि ऐसे शब्द हैं जिसका मैं अर्थ नहीं बता सकता हूँ। तो आप लोग को मैं बता दूँ कि इस शब्द को आप एक कॉपी पेन लें, उसको साइड में नोट कर लें और उसका अर्थ आप लोग नेट से सर्च कर सकते हैं, ठीक है, या बुक में दिया हो तो आप पढ़ सकते हैं। क्लियर? थैंक यू। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। लक्ष्य कोचिंग क्लासेज आप सभी का क्या करता है? स्वागत करता है। आप जहाँ रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने माँ बाप का आदर सत्कार करते रहें। सारे ज़माने में क्या है? माँ बाप ही क्या है? भगवान है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से बताऊँ कि कभी सब छूटे लेकिन माँ बाप का साथ ना छूटे। चलिए, थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसका तीसरे पार्ट में। थैंक्स।